हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम क्रिमिनोलॉजी पेनोलॉजी में कॉजेस ऑफ क्राइम का ऑब्जेक्टिव अप्रोच पढ़ेंगे। पूर्व के लेक्चर में आप ऑलरेडी सब्जेक्टिव अप्रोच पढ़ चुके हैं और शायद आपको समझ में आ चुका होगा। ऑब्जेक्टिव अप्रोच एक अमेरिकन व्यू रखता है। अमेरिकन व्यू के द्वारा ही ऑब्जेक्टिव अप्रोच थी, यानी कि वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण। किससे संबंधित? स्वयं व्यक्ति से संबंधित। क्योंकि क्रिमिनोलॉजी में अपन ये पार्ट पढ़ रहे हैं तो क्रिमिनल से संबंधित इसका व्यू रखा जाएगा। सब्जेक्टिव अप्रोच में आपने देखा कि उसके पर्सनल ट्रेट्स से वह संबंधित है, और अमेरिकन व्यू जो कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखता है वो क्या कह रहा है कि वो ये कह रहा है कि सोसाइटी, सोशियोलॉजिकल जो बैकग्राउंड है एक व्यक्ति का और एनवायरनमेंट किस प्रकार का है, वह उस व्यक्ति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। द सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड एंड द एनवायरनमेंट हाउ आर इफेक्टिव ऑन अ पर्सन मेक्स अ पर्सन अ क्रिमिनल और अ नॉन क्रिमिनल। दिस इज व्हाट इज द अमेरिकन व्यू। नाउ लेट्स सी होता क्या है, व्हाट इज इट। अमेरिकन व्यू ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो सोशियोलॉजिकल अप्रोच है, जो कि एक समाज शास्त्रीय अप्रोच है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है समाज में निरंतर जब भी कोई अपराध घटित होगा तो उसके पीनल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, यानी कि उसके लिए उसे दंड होगा। यदि किसी विधि का उल्लंघन होता है तो दंड के प्रावधान। अब विधि का उल्लंघन होने पर दंड के प्रावधान है, तो क्या सोशियोलॉजी का अप्रोच क्या करता है? वह इससे और अत्यधिक प्रयास करता है उस बात को रखने के लिए। वो क्या कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर कोई विधि का उल्लंघन किया है तो क्या होगा। मतलब कि विधि का जानबूझकर उल्लंघन करना, पर्सन्स वायलेटिंग द लॉ डेलिबरेटली, वेदर इट इज क्राइम। पूर्व में तो नहीं लगता ऐसा, लेकिन सोशियोलॉजिकल अप्रोच क्योंकि थोड़ा से आगे बढ़कर है, जिस प्रकार से हिस्ट्री में आपने देखा महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, इन्होंने ब्रिटिश लॉ का डेलिबरेटली उल्लंघन किया। किस प्रकार से? इन्होंने धरने दिए, हंगर स्ट्राइक की। तो क्या ये क्रिमिनल हुए? क्वेश्चन मार्क यहां है। तो क्या ये कोई क्राइम है? नेक्स्ट, जानबूझकर उन्होंने उल्लंघना की। उसी प्रकार से सेकंड एक और क्वेश्चन उठता है कि रॉस्को पाउंड ने सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी ऑफ सोशल इंटरेस्ट पर अपनी एक बेसिस बनाई। तो सोशल इंजीनियरिंग क्या कहता है? सोशल इंजीनियरिंग ये कहता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट सोशल इंटरेस्ट के बीच में नहीं होना चाहिए। तो सारा ही इंटरेस्ट किन किन के बीच में है? सोसाइटी और पर्सन के, एक इंडिविजुअल के बीच में। तीसरी बात, एक और व्यक्ति सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं जो कि थॉमस हैं। उन्होंने एक नई डेफिनेशन क्राइम की दी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा क्राइम हैज बीन डिफाइंड एज एन एक्शन विच इज इंटरगोनस टू सोशल सॉलिडरिटी। एक और नया वर्ड यूज किया इन्होंने। तो थॉमस के अनुसार अपराध क्या है? एक सामाजिक एकात्मकता के विरुद्ध किए जाने वाला कृत्य। तो थॉमस ने भी किसको प्रायोरिटीज में लिया? समाज को। तो समाज की जो सोसाइटी की जो सॉलिडिटी है, यदि इसके विरुद्ध कोई कार्य किया जाता है, कोई कृत्य किया जाता है, तो वह क्या कहलाएगा? अपराध। अब समाज शास्त्रियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति रहे हैं, क्रिमिनोलॉजिस्ट रहे हैं, वह है सदरलैंड। सदरलैंड ने सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में बताया है। सदरलैंड ने क्या कहा है? आपराधिक आचरण संबंधी समाज शास्त्रीय सिद्धांत। सदरलैंड ने सोसाइटी के साथ क्राइम को, अपराध को जोड़ा है, यानी कि क्रिमिनल को
व्यक्ति जो एक क्रिमिनल है उसको जोड़ा है। वो क्या कहते हैं, उन्होंने कुछ अपनी तरफ से कोई बातें बताई है, कुछ पर्टिकुलर सिद्धांत बताए हैं, फंडामेंटल्स बताए हैं जिस पर ये बात टिकी हुई है। वो पहली बात क्या कहते हैं, क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न्ड एंड नॉट इनहेरिटेड। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा कि जो भी आपराधिक आचरण है वह सीखा जाता है, वह किसी से लिया नहीं जाता, आनुवंशिकता में वह नहीं लिया गया है, ऐसा सदरलैंड कहते हैं। तो ये आनुवंशिकता वाला शब्द आपने कहाँ पढ़ा था, ये पूर्व में आपने एक सब्जेक्टिव अप्रोच में पढ़ा था जिसमें हेरिडिटी एंड क्राइम जोड़ा था। तो यहाँ क्योंकि धीरे से डेवलपमेंट हो रहा है क्राइम में, तो क्रिमिनोलॉजिस्ट के व्यू भी ऑब्जेक्टिव होते जा रहे हैं, ना कि सब्जेक्टिव। उन्होंने क्या कहा, पहली बात, क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न्ड एंड नॉट इनहेरिटेड। तो जिस समाज में जिस तरीके से एक व्यक्ति रह रहा है, किस बैकग्राउंड में वह व्यक्ति रह रहा है, वह कहाँ किस प्रकार से रह रहा है, वह उस व्यक्ति के आचरण पर निर्भर करेगा। हाउ इज द सोशल बैकग्राउंड इफेक्टिंग अ पर्सन criminally or not criminally is the most important part. Criminal behavior it is not inherited in any views. I'm talking about objective approach, the American view. American view suggests that is the Sutherland. Sutherland says that criminal behavior is learned and not inherited. Fine. The second is interaction of the criminal with others. यानी कि क्या कह रहा है, जो क्रिमिनल्स हैं, जो व्यक्ति क्रिमिनल्स हैं, जो अपराधी है, वह किन व्यक्तियों के साथ रहता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरेक्शन ऑफ द क्रिमिनल विद अदर्स। नेक्स्ट, इंटीमेट पर्सनल ग्रुप। इंटीमेट पर्सनल ग्रुप, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है, विद अदर्स तो ये बाहरी व्यक्ति हुए कि वह एक और, जो मैंने पूर्व में कहा था, वह एक और बड़े ग्रुप के साथ जब रह रहा है, किसी और क्रिमिनल के साथ रह रहा है, तो भी यह क्या कहलाया जाएगा, समाज शास्त्रीय व्यू। नेक्स्ट क्या है, इंटीमेट पर्सनल ग्रुप। पर्सनल ग्रुप, अगर फैमिली का कोई व्यक्ति, उसने ये देखा है कि वह उसकी माता पिता या अन्य कोई भाई बहन जिनके साथ वह उठता बैठता है, तो वह व्यक्ति किस प्रकार का कोई कृत्य कर रहे हैं जो कि विधि का उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति, उसने देखा कि फैमिली में कोई चोरी करता है, तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा और वह भी चोरी करने लगेगा। डिफरेंशियल एसोसिएशन, विभेदक साहचर्य। डिफरेंशियल एसोसिएशन, थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन आपको तरीके से एक और शॉर्ट नोट में अलग से पढ़ाया जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। ड्यूरेशन, प्रायोरिटी और इंटेंसिटी, किस प्रकार का उस समय था, क्या उसके सामने क्या प्रायोरिटीज थी और किस प्रकार का वह, उसमें कितनी डीलिंग थी, यह भी एक क्राइम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इकोनॉमिक नीड्स, मॉनेटरी गेन्स। मॉनेटरी गेन्स, उसके लिए क्या ये आर्थिक समस्या बन चुकी है कि उसको, क्योंकि वह अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए कहीं ऐसा तो नहीं हो पा रहा कि वह चोरी ही इसलिए कर रहा है कि वह कहीं अपना जीवन यापन नहीं कर पाने के कारण यहाँ चोरी करने लगा है। तो उसका जो बैकग्राउंड है, आर्थिक उसकी जो स्थिति है, whatever is the economic status of his family is also one of the reasons for crime. जब आपने ये सब पढ़ा तो अपने अमेरिकन व्यू लिया। यहाँ एक अलग से एक मल्टी फैक्टर कारण, causes, there are multi-factor reasons for this sociological approach also, and that you have to deal with.
So it is necessary that first you give the introduction of the American view, and then there are many multi-factors which you have to, after this, you have to give them. So it is necessary for the multi-factors also, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरह से समझा दिया जाएगा। होप सो कि आपको समझ में आ गया। अगर फिर भी नहीं आया तो यू कैन पुट अप क्वेश्चंस। थैंक यू। नमस्कार।